था शहजाद अली, जिसका कोई घर है न दर है, और इसमें देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है ये अलीम, जो अपने आप को एक नेता बताता है, लेकिन उसका भी कोई कारोबार खास नहीं है। तीसरा महमूद, जो मतलूब का भाई है, वो मतलूब जो लाल किले कांड में पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने में पकड़ा गया था, जिसके घर से बड़े मात्रा में हथियार बरामद और 8 साल की सजा कटी। चौथा वकील कुरैशी, जो जमुना के किनारे झुग्गियां डलवाकर बांग्लादेशियों को बसाता है। पढ़े कि इनको भी पनाह देने वाले, यानी कि घुसपैठिया बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अदर मुल्कों के लोगों को पनाह तो ये लोग दे रहे हैं, लेकिन इनको जो पनाह दे रहे हैं वो भी हैं। उनके नाम खुल के आए हैं। अकील मलिक, जो एक बिल्डर है और फर्जी बिल्डर है, जिसने क्या नाम है इलाके की ज्यादातर सरकारी जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं करोड़ों में बेचता है। ईडी डिपार्टमेंट को उसको संज्ञान में लेना चाहिए और हम उसके खिलाफ लिखित में ईडी डिपार्टमेंट को लिख के दे रहे हैं। दूसरा देविंदर है। सूत्रों से जानकारी हमें मिली है स्थानीय लोगों से कि इसके बाप दादा जमींदार रहे हैं और ये भी जमींदारी बताता है, लेकिन इनके बाप दादा ने गवर्नमेंट से, सरकार से, यानी कि अपनी जमीनों का मुआवजा ले लिया, लेकिन उसके बाद में सरकार को कब्जा नहीं दे पाए। और उस्मानुल्लाह, जो अपने आप को पहले छात्र नेता बताता, फिर अब पूरे उखला के नेता, उसने क्या नाम है उखला एक पंचायत भी बनाई थी और उसने पूरे उखला को जोड़ा था और गुमराही की तरफ ले गया, बर्बादी की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट की 2496 8035 पीआईएल को जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिए, ऑर्डर दिए, उनके खिलाफ इन्होंने रैली निकाली। अब ये बताइए देशद्रोही का काम नहीं है क्या? ये देशद्रोही का काम है। गतिविधियों में हाथ नहीं है, इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्होंने जो 15 तारीख को रैली निकाली थी गैर कानूनी तरीके से, तो और वो भी हमारे दिल्ली हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के खिलाफ ऑर्डर के और पीआईएल के खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ। तो ये बताइए गतिविधियां क्या कहेंगे आप इसको? और इनके पीछे तो भी हम और अंदर गहराई तक जाते जा रहे हैं। इनके साथ कौन है, इनको फंडिंग कौन कर रहा है, ईडी डिपार्टमेंट को हम बताने जा रहे हैं। और ये लोग शहजाद बिल्कुल खाने खराब घूम रहा है, इस पे पैसा कहां से आ रहा है? कौन इसको फंडिंग कर रहा है? दानी सलीम, वकील कुरैशी, कहां से आ रहा है? अकील मलिक, इस पे पैसा कहां से आ रहा है? एक नंबर, अगर ये करोड़ों के फ्लैट बेच रहे हैं बना करके, तो ये पुलिस को क्या नाम है, सरकार को वो टैक्स दे रहे हैं? सवाल इसलिए उठता है क्योंकि सबसे पहले तो इनका कारोबार चेक किया जाए, सबसे पहले इनकी गतिविधियां चेक करी जाए, ये कर क्या रहे हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये बिल्डिंगें कैसे बना रहे हैं, नक्शा पास है नहीं है, टैक्स को सरकार को पूरा दे रहे नहीं दे रहे। इनके घरों पे ईडी के छापे पड़ने चाहिए, क्राइम ब्रांच के छापे पड़ने, तब जाके सच्चाई सामने आएगी। और सरकार से यही कहूंगा कि ये जितने मैंने नाम बताए हैं, दानी सलीम, शहजाद अली, महमूद मतलब का भाई जो पाकिस्तानी आतंकवादियों गतिविधियों में पकड़ा गया था लाल किले कांड में, वकील कुरैशी, और जो ये तो दे रहे बांग्लादेशियों को घुसपैठिया को पनाह। ये फोटो आप देख लीजिएगा, ये आपके इलाके जहां भी नजर आए, सबसे पहले इनको पकड़िएगा और इनको पूछताछ कीजिएगा, फिर 100 नंबर कॉल करके इन्हें बंद कराइएगा। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं अवन न्यूज और मैं पल्लवी शर्मा आपके साथ। हाल ही में जिस तरह की घटना सीमापुरी बंगाली बस्ती से सामने आई है, जहां पर एक रिपोर्टर को और उसके कैमरा पर्सन को बेरहमी से पीटा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अवैध झुग्गियां पूरी दिल्ली में बसी हुई हैं और जिस तरह से उन पर अवैध बस्तियों पर कार्यवाही जो दिल्ली सरकार और उच्च न्यायालय की तरफ से ऑर्डर मिलने के बाद की जा रही है, पूरा देश उसे जानता है। लेकिन जिस तरह से रिपोर्टर और उसके कैमरा पर्सन पर यह हमला किया है, उस मामले में क्या कुछ कहना है? हमारे साथ मौजूद हैं हिंद अमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम ए बर्नी साहब, उनसे जानेंगे। सर, क्या पूरी घटना पर आपका कुछ कहना है? क्योंकि इससे पहले जब हम देखते हैं तो आपने भी ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग की है, आप भी एक पत्रकार रह चुके हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अमन न्यूज के माध्यम से मैंने एक पीआईएल लगाई थी, जिसमें मैंने 4 नाम उजागर किए थे जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या को घुसपैठियों को पनाह दे रहे हैं। जिनके नाम ये थे कि एक तो उसमें सबसे पहला था शहजाद अली, जिसका कोई घर है न दर है, और इसमें देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है ये, क्योंकि इसका ठाट बाट बिल्कुल ऐसे हैं जैसे उसके, लेकिन इसका खर्चा कहाँ से आता है ये सोचने वाली बात है। क्यों कारोबार नहीं है जो ईडी इसकी जांच कर सके, पता ना हवाले का काम है या किस चीज का काम है इसका। दूसरा दानिश अलीम,
जो अपने आप को एक नेता बताता है, लेकिन उसका भी कोई कारोबार खास नहीं है। तीसरा महमूद, जो मतलूब का भाई है, वो मतलूब जो लाल किले कांड में पाकिस्तानी आतंकवादी को पनाह देने में पकड़ा गया था, जिसके घर से बड़े मात्रा में हथियार बरामद और 8 साल की सजा कटी। चौथा वकील कुरैशी, जो जमुना के किनारे झुग्गियां डलवाकर बांग्लादेशियों को बसाता है और सरकारी जगह में कब्जा करता है। अब ये तो हमने पहले खुलासा कर दिया था। दूसरे, अब जो हमने और तह तक गए तो पता पड़ी कि इनको भी पनाह देने वाले, यानी कि घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अदर मुल्कों के लोगों को पनाह तो ये लोग दे रहे हैं, लेकिन इनको जो पनाह दे रहे हैं वो भी हैं। उनके नाम खुल के आए हैं। अकील मलिक, जो एक बिल्डर है और फर्जी बिल्डर है, जिसने क्या नाम है, इलाके की ज्यादातर सरकारी जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं, करोड़ों में बेचता है। ईडी डिपार्टमेंट को उसको संज्ञान में लेना चाहिए और हम उसके खिलाफ लिखित में ईडी डिपार्टमेंट को लिख के दे रहे हैं। दूसरा देविंदर है। सूत्रों से जानकारी हमें मिली है स्थानीय लोगों से कि इसके बाप दादा जमींदार रहे हैं और ये भी जमींदारी बताता है, लेकिन इनके बाप दादा ने गवर्नमेंट से, सरकार से, यानी कि अपनी जमीनों का मुआवजा ले लिया, लेकिन उसके बाद में सरकार को कब्जा नहीं दे पाए और उस पर फिर ये कब्जा करके कुछ किराएदारी उघारे हैं और कुछ बिल्डिंगें बना रहे हैं। चौथा है इरफान उल्लाह, जो अपने आप को पहले छात्र नेता बताता, फिर अब पूरे उखला के नेता। उसने क्या नाम है, उखला एक पंचायत भी बनाई थी और उसने पूरे उखला को जोड़ा था और गुमराही की तरफ ले गया, बर्बादी की तरफ, जिसने। और चौथे नंबर पे एक शाहिद है, अपराधी उत्तर प्रदेश का, जो इनके साथ पाया जाता है। और एक आसिफ है। इन लोगों का काम क्या था कि इन लोगों ने पूरे ओखला के अंदर एक दहशत बनाई है। दहशत बनाने के बाद में इन्होंने ये दिखा दिया, दिल्ली हाई कोर्ट की 2496 8035 PIL को जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिए, ऑर्डर दिए, उनके खिलाफ इन्होंने रैली निकाली। अब ये बताइए, देशद्रोही का काम नहीं है क्या? ये देशद्रोही का काम है, क्योंकि कानून को जो हाई कोर्ट को सब मानते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सब मानते हैं, लेकिन इन्होंने उसका विरोध किया और ऊपर से विद परमिशन, यानी कि इनके पास कोई परमिशन नहीं थी, विदाउट परमिशन इन्होंने रैली निकाली थी, जिसमें हमने कॉल की थी कि भाई यहाँ पर इलाके में कुछ घुसपैठिया गैर कानूनी तरीके से पनाह देने वाले रैली निकालने हैं, जिसमें पुलिस ने आनन फानन में उसको रोका। तो ये इस तरह की गतिविधियां। अब आता है सवाल सीमापुरी पर। अगर सीमापुरी में किसी घुसपैठिया ने या बांग्लादेशियों ने महिला के ऊपर अत्याचार किया, मारपीट किया या उनका फ्रैक्चर किया, तो कहीं ना कहीं इनका हाथ जरूर निकलेगा। मैं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से और FRA से और क्या नाम है स्पेशल से कहना चाहता हूँ, इन लोगों को टारगेट करें, इन लोगों से पूछताछ करें, सख्ती से पूछताछ करें। ये कहीं ना कहीं उस चीज में इन्वॉल्व पाए जाएंगे और ये देश के अंदर ऐसे, और खासतौर से दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं ताकि दिल्ली के अंदर दंगे फैल जाएं और सरकार को क्या नाम है सोचने मजबूर आ जाए। ये देश के ना भले हैं ना ये जनता के भले। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ आपने पहले भी हाई कोर्ट में PIL लगाई हुई है, उनके भी ऊपर कुछ लोग हैं जिनके भरोसे ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ना केवल ओखला के अंदर बल्कि पूरी दिल्ली में इस तरह की गतिविधियों में इनका हाथ है। ये तो गतिविधियों में हाथ नहीं है, इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्होंने जो 15 तारीख को रैली निकाली थी गैर कानूनी तरीके से, तो और वो भी हमारे दिल्ली हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के खिलाफ, ऑर्डर के और PIL के खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ। तो ये बताइए गतिविधियां क्या कहेंगे आप इसको? और इनके पीछे तो भी हम और अंदर गहराई तक जाते जा रहे हैं। इनके साथ कौन है, इनको फंडिंग कौन कर रहा है, ईडी डिपार्टमेंट को हम बताने जा रहे हैं। और इनके कहाँ से पैसा आ रहा है, किन किन मुल्कों से इनके हाथ पैर जुड़े हुए हैं, किन लोगों को इनको संरक्षण चाहिए, ये सारी चीज हम जनता को आपके माध्यम से बताते रहेंगे और जरूर बताएं। हिंद दमन पार्टी का भी यही काम है कि अब देश के अंदर से और खासतौर से दिल्ली के अंदर से गंदगी और गंदे लोगों को क्या नाम है हटाना। जी देखिए, इसमें एक पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सीमापुरी की अगर हम घटना देखें तो उसमें जिस तरह से रिपोर्टर और उनके कैमरा पर्सन को मारा गया है, उसमें भी अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। और साथ ही जिस तरह से आपने अपना पहले भी ये बयान दिया है कि जिस तरह ये शहजाद अली और उनके जो साथी हैं उनको भी स्थानीय पुलिस की शय है, तो स्थानीय पुलिस का इसमें क्या रोल है? देखिएगा, स्थानीय पुलिस का ये रोल है, स्थानीय पुलिस तो एक बैलेंस की तरह होती है, तराजू की तरह होती है। जिधर का पल्ला भारी होता है, जिधर वजन भारी होता है उधर झुक जाती है। स्थानीय पुलिस को तो आप कहेंगे, लेकिन स्थानीय पुलिस के ऊपर जो ब्रांचें होती हैं उस पर कहीं ना कहीं इंसाफ की उम्मीद होती है। कोर्ट उन पे भी ज्यादातर यकीन करता है। स्थानीय पुलिस पे तो, स्थानीय पुलिस को तो आपने देखा होगा, कोर्ट भी ज्यादातर उनके स्टेटस रिपोर्टों को नकार देता है। लेकिन जो सेल है
क्राइम ब्रांच है या अदर सीबीआई है, सीआईडी है, उनके जो स्टेटस रिपोर्ट दिए थे उसको कोर्ट भी गंभीरता से लेता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इनकी सबकी रिपोर्ट मंगाए और बड़ी अच्छी सेल से या किसी सीबीआई से या सीआईडी से या किसी अदर क्राइम ब्रांच से इनकी स्टेटस रिपोर्ट, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर ये पता तो पड़े ये कर क्या रहे हैं, ये अंदर कर क्या रहे हैं। इतना बड़ा कि एक दिल्ली के लाल किले कांड में उसके घर पे पाकिस्तानी पकड़े जाने, हथियार पकड़े जाने, उसको पनाह देने की सजा काट के आना, ये कम बात नहीं है देश के अंदर। और फिर ये लोग शहजाद बिल्कुल खाने खराब घूम रहा है, इस पे पैसा कहां से आ रहा है, कौन इसको फंडिंग कर रहा है। दानी सलीम, वकील कुरैशी कहां से आ रहा है, अकील मलिक, इस पे पैसा कहां से आ रहा है। एक नंबर, अगर ये करोड़ों के फ्लैट बेच रहे हैं बना करके, तो ये पुलिस को क्या नाम है, सरकार को वो टैक्स दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चोर है, टैक्स चोर तो है ही है। और भी इनके अगर सही से जांच की जाए तो बहुत कुछ ना कुछ गतिविधियां इनके खिलाफ जाएंगी। सरकार और पुलिस को एक बहुत कामयाबी मिलेगी। देखिए, सरकार की बात है, लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरह से निचले स्तर पर रहकर जनता की सुरक्षा के लिए काम उनको किया जाना चाहिए, ऐसा काम नजर नहीं आता है। रही बात पत्रकारों की, तो क्या देश के अंदर पत्रकारों को सच्चाई की आवाज उठाना भी महंगा पड़ता नजर आ रहा है? देखिएगा, हम जब तक आवाज उठाते हैं पुलिस तो हमें दबाती चली आ रही है, कभी हमें धमकाती है, कभी कुछ कहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर न्याय बहुत, दुनिया का सबसे ताकतवर चीज हमारे पास है, वो है न्याय। हम न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय से हम अपने लिए इंसाफ लेकर आते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई कोर्ट के लिए, तो अब ये न्यायालय पहुंच गए, तो न्यायालय के आदेश के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन और रैलियां निकाल गए गैर कानूनी से। तो इनकी वो, और रहे पत्रकारों का सवाल, तो पत्रकारों को तो देखो जान सदा हथेली पर रहती है। सारे सिस्टम को गवर्नमेंट क्या नाम है बंदूक दे देती है, तोप दे देती है, जहाज दे देती है, कुछ मिसाइलें दे देती है, लेकिन पत्रकार को क्या मिलता है? वो बेचारा कलम भी खरीदता है तो अपनी जेब से खरीदता है। दुनिया जब कहीं आपने देखा होगा दंगा होता होता है बाहर की तरफ को भगते हैं, एक पत्रकार ऐसा होता है जो अंदर की तरफ को भगता है। आखिर उसके पास क्या होता है, एक कैमरा होता है, एक कलम होता है। तो मैं तो गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। अच्छा, पत्रकारों की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गोदी मीडिया का एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आजकल जो भी पत्रकार लोगों के बीच, जनता के बीच जाता है तो उसको गोदी मीडिया करार दिया जाता है। देखिएगा, ये गोदी मीडिया कहना उनको गलत है। वो बिजनेसमैन है, वो मीडिया वाले नहीं है। वो बड़े बड़े चैनल खोल के बैठे हुए हैं, अरबों खरबों उन्होंने लगा रखे हैं, कुछ फाइनेंस करा रखे हैं, तो उनका तो अगर बिजनेस आएगा नहीं चलेगा। वो बिजनेसमैन है। अब उन्हें गोदी मीडिया कह लो या बिकाऊ मीडिया कह लो या जो जिसके दिल में आता है वो कह लेता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बिजनेसमैन है और उनको मीडिया का कहलाने का कोई हकदार नहीं है, और वो बिजनेसमैन है। मैं बिजनेसमैन उनको नाम दूंगा। लेकिन जो वाकई में ग्राउंड पर जाकर सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी ये मारपीट झेलनी पड़ रही है। देखिए कि जो ग्राउंड में सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो सच्चाई दिखा रहा है, जनता तक वो सच पहुंच रहा है, जैसे हम दिखा रहे हैं। अब ये अगर वो जो भी मीडिया आप कहना चाहो, मैं बिजनेस मीडिया कहता हूँ, अगर इनको इन लोगों से लाभ होता तो इनको दिखाती, वो बड़े उजागर करती, है ना। लेकिन नहीं, इनसे लाभ नहीं है, उनको लाभ नहीं है तो इसलिए दिखा नहीं रही, इसलिए आप लोग दिखा रहे। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेसमैन है, और ये एक बहुत बड़े नेटवर्क है बिजनेस का, जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तो या जो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से सीमापुरी की घटना हो या फिर ओखला के अंदर इस तरह के नाम उजागर होना, इन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जानी चाहिए जो अपने ही देश में रहकर अपने ही देशवासियों का नुकसान कर सकते हैं? देखिएगा, ये तो जांच का विषय है कि देश के नागरिक हैं या नहीं, लेकिन इसकी गतिविधियों पर सवाल तो जरूर उठता है। गतिविधियों पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि सबसे पहले तो इनका कारोबार चेक किया जाए, सबसे पहले इनकी गतिविधियां चेक करी जाए, ये कर क्या रहे हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये बिल्डिंगें कैसे बना रहे हैं, नक्शा पास है नहीं है, टैक्स को सरकार को पूरा दे रहे नहीं दे रहे। इनके घरों पर ईडी के छापे पड़ने चाहिए, क्राइम ब्रांच के छापे पड़ने, तब जाके सच्चाई सामने आएगी। और इनसे चैन जोड़नी चाहिए। हम एक पत्रकार होने के बाद में और हिंदू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद में हमें इतनी बड़ी चैन निकाल दी, और अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम और क्या नाम है शासन प्रशासन को पूरा हक है कि इनकी बारीकी से जांच करें। और जिन पत्रकारों पर हमला हुआ है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए, हमले के लिए बड़ा क्या नाम है वो करता हूँ कि ऐसे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया है वो बहुत ही हमारी उसमें कहते हैं गंदे लोग या कमजर्फ लोग हैं जिन्होंने ये हमला किया है। क्योंकि पत्रकार को मारने से क्या फायदा, वो बेचारा गाय होता है, वो तो तुम्हारी बात सरकार तक ले जाता है, सरकार की बात तुम तक लाता है, और जब दोनों नहीं सुनते तो कोर्ट ले जाता है। वो तो एक गाय है, गाय समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन पत्रकारों से अपने झुंझल उतारने से क्या फायदा।
झुंझुनू उतारनी है तो बिजनेसमैनों को उतारो ना, जो बड़े-बड़े उसमें हॉलों में बैठ करके एंकरिंग कर रहे हैं, बड़े-बड़े स्टूडियो में बैठ कर, उनको झुंझुनू वो उनके हाथ नहीं आते। अब ये छोटे बेचारे पत्रकार, यूट्यूबर आज हाथ आ जाते हैं इन पे झुंझुनू, लेकिन ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और ऐसी सज़ा होनी चाहिए ताकि दूसरा इनकी सज़ा देख करके दूसरा कोई पत्रकार के नाम पर भी कोई क्या नाम है कुछ आवाज़ ना उठा सके। तो आखिर में आप सरकार से क्या मांग रख रहे हैं? किस तरह से पूरी की पूरी कार्यवाही दिल्ली के अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए? देखिएगा, मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि ये जितने मैंने नाम बताए हैं, दानिश सलीम, शहजाद अली, महमूद मतलूब का भाई जो पाकिस्तानी आतंकवादियों गतिविधियों में पकड़ा गया था लाल किले कांड में, वकील कुरैशी, और जो ये तो दे रहे बांग्लादेशियों को घुसपैठिया को पनाह। अब इन्हें जो पनाह दे रहे हैं वो देविंदर है, अकील मलिक है, इरफान उल्लाह है, शाहिद है, अपराधी है जो आसिफ है, और भी कई और बहुत सारे लोग खुले मारे हैं। अरे इनके फोटो आप देख सकते हैं, ये फोटो है। अगर मैं तो जनता से ये कहना चाहता हूँ, ये फोटो आप देख लीजिएगा, ये आपके इलाके जहां भी नजर आए सबसे पहले इनको पकड़िएगा और इनको पूछताछ कीजिएगा, फिर 100 नंबर कॉल करके इन्हें बंद कराइएगा, क्योंकि देश के अंदर, दिल्ली के अंदर एक माहौल खराब करने वाले लोग हैं। इनसे पूछिएगा आपका कारोबार क्या है, क्या आप क्या करना चाहते हो। इन लोगों को आप जरा बारीकी से देखें। मैं सरकार से कहना चाहिए उनकी बारीकी से बारीक जांच की जाए और कहीं ये इन्वॉल्व हो तो फौरन इनको जेल भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरह से आपने देखा कि पूरा हमने सीमापुरी इलाके की पूरी घटना देखी, पत्रकार से लेकर जिस तरह से इन लोगों के नाम जो हैं हिंद दमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उजागर किए हैं, जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भी पकड़कर जो है उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, उनके देश भी भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जिन लोगों द्वारा उनको बसाया जा रहा है, जो देश में गद्दारों की तरह काम कर रहे हैं, क्या उन पर इस तरह से जो मांग रखी है हिंद दमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वो कार्यवाही की जाती है या फिर नहीं? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही शख्सियत से हम आपको मिलवाते रहेंगे और देश के मुद्दों को, देश जनता के मुद्दों को, देश की सुरक्षा के मुद्दों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अमन न्यूज।